सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और मॉर्निंग में 5 AM सीरीज़ आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें हम एडवांस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। पहला, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट पर चर्चा होगी। PM डिवाइन करके स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। पालना स्कीम है। रेयर अर्थ एलिमेंट इकोनॉमी के पेज में अगर आप देखोगे तो वो आया है। देखो एक मतलब आर्टिकल्स और भी हैं टेलीकॉम से रिलेटेड जो हमने बिल ऑलरेडी सारा डिस्कस कर रखा है, फिर से आ गया आर्टिकल उसमें। मैंने ऑलरेडी सारे प्रोविजंस हर एक एंगल उस पर डिस्कस कर रखा है और उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में। तो वो अपने व्यू पॉइंट उसमें ज़्यादा उस आर्टिकल में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन, ठीक है। मेंस क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ, आज निबंध का टॉपिक है। 1100 जो पेजेस हैं उसमें आपको लिखना है, सॉरी पेजेस नहीं वर्ड्स में लिखना है। देख लो कि बी योर सेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो ये आपको लिखना। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, 1-2 दिन में आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें लिखते रहें, लिखते भी रहें। कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेंटल हेल्थ इशू हो, कोई स्ट्रेस हो, कुछ भी हो मेरे लेवल पे जो हो सकता है तो ज़रूर से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी लाइक हेजिटेशन आप लोग मैसेज करो। हो सकता है रिप्लाई करने में 1-2 दिन का समय लग जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, है ना। डेली के 50-100 मैसेजेस आ ही जाते हैं, तो उसको रीड करना, फिर सबको रिप्लाई करना है। फिर आई सेट प्रायोरिटी ऑल्सो, किसको पहले आंसर करना चाहिए, अर्जेंसी की डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लेना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी जो दूसरा वाला है उसको लॉन्च किया गया है, उसको ही ज्वाइन करना है। पहले से जो चल रहा है वो नहीं करना है, ठीक है। जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सारे लेक्चर आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी 20% ऑफ चल रहा है। इसके अलावा ये आपका प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है। प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर से ज्वाइन करना है। 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी करना है तो नहीं करना है। अब इसमें आपको एक मुझे मेल करना है, ठीक है। आप सभी को अगर ये कंटेंट दिख रहा हो तो आप सभी को मेल करना है। उस मेल के अंदर आपको क्या करना, मेल लिखा सौरभ पांडे 456321@gmail.com। जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा है उनके लिए ये मैसेज है, और जो नहीं है वो आप लोग ज्वाइन करके और जो है आप फिर मुझे मेल कर देना। तो आपको मेल करना, मेरे पास सब सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है, बट मेल आईडी वो एक एक करके थोड़ा मुश्किल हो रहा है ऐड करना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं कि आप इस सब्जेक्ट्स में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम से सबसे पहला काम आपको यही करना है, जितना जल्दी मेल करोगे उतना अच्छा है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इनके लिए आपने कौन कौन से सोर्सेस फॉलो किए ये मुझे मेल करना है आपको, ठीक है। साथ में अपना रिसिप्ट जो है वो जरूर से अटैच करना। जो आप प्रोग्राम ज्वाइन किए हो तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, उसको अटैच जरूर से करना है। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर NCERT। दूसरा, आपने अगर आपका अटेम्प्ट कौन सा है और GS में और CSAT में आपका स्कोर क्या है, और अभी आपको क्या लगता है आपका CSAT स्ट्रांग है या फिर वीक है, और आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपने मतलब क्या आर्ट्स से हैं, BTech के हैं, किस तरीके का, उस मेल में ये डिटेल आपको डालनी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख के और डैश डैश लगा के और फिर आपको मेल करना है। ये जरूरी है। सौरभ पांडे 456321@gmail.com में मुझे मेल आपको कर देना है। जितना जल्दी एक एक करके मेल करोगे उतना जल्दी मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, और इसमें अपनी रिसिप्ट जरूर से डालना है। जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है तो उसमें, क्योंकि जो एक बैच है हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट, जितने ज्वाइन करने थे, और जो अभी सोच रहे हैं तो वो अभी आप जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा फिर मैं आप पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। 10 तारीख से 10 जनवरी से फुल फ्लेज्ड हमारा पहली क्लास शेड्यूल्ड रहेगी इसके लिए, ठीक है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम है, इसको ध्यान में रखना। अभी प्रीलिम्स के लिए ही हम फोकस करेंगे। जो ये प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तो फिर उन पर मेंस के लिए वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट इसी तरीके से आपका निकलता है, तो इसी पर पूरा प्रॉपर तरीके से फोकस्ड है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो अच्छा, ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। आसाम मेघालय पैनल ऑन बाउंड्री डिस्प्यूट्स टू सबमिट रिपोर्ट बाय December 31। तो ये रिपोर्ट है। इससे पहले हम लोग, सबसे पहले हमें तो ये जानना है, जब रिपोर्ट सबमिट होगी उसमें क्या बातें हैं वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। सारा का सारा जितना भी है सब कुछ न्यूज़पेपर में आ जाएगा, तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वी हैव टू थिंक कि वी हैव टू डिस्कस कि बेसिकली जो फैक्टर क्या है जिस वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मैप देख लें
ठीक है। तो जस्ट सी द मैप, मैप में आपको देखिएगा तो ये मेघालय है और ये आसाम है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर थोड़ा सा आप इधर जाओगे तो ये जैसे ये बांग्लादेश है, ये मेघालय है, ये आसाम है। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एरिया हैं, खासतौर से आगे डिस्कस करेंगे, ये सारे नाम लिखे हुए हैं जिनके कंटेक्स्ट में आपका डिस्प्यूट है। अभी सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट का एक जो बड़ा है वो लांगपी करके जगह है, वो है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कुछ रीजन है, अभी आगे डिस्कशन हमारा होगा इस पर। तो आसाम कहता है वो आसाम का हिस्सा है, मेघालय कहता है वो हमारा हिस्सा है। इस टाइप से थोड़ा सा कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इन दोनों का डिस्प्यूट है, दोनों स्टेट्स का डिस्प्यूट है। तो हम वी विल डिस्कस स्पेसिफिकली इस पर क्या क्या जो क्लेम है अलग अलग, वो वी विल डिस्कस। तो इधर अगर आप देखोगे तो आसाम और मेघालय के बीच में जो बाउंड्री है दैट इज़ ऑफ 885 किलोमीटर की बाउंड्री है। और अगर देखा जाए तो मेघालय जो है, मेघालय को आसाम से कार्व्ड आउट किया गया था, मतलब पहले मेघालय आसाम का हिस्सा था। 1970 में मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द असम, एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया। और 1972 में वो फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। इस एक्ट के तहत असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969, तो 1972 में मेघालय फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। और आसाम से ही उसको मतलब आसाम से ही जो ये स्टेट है वो आपका बना, मतलब मेघालय की अगर हम बात करें। सो यहाँ पे क्या है कि कुछ बॉर्डर इश्यूज थे। मेघालय ने काफ़ी मतलब जो भी डिसीजंस लिए गए थे कि ये रीज़न आसाम को दे दिया जाए, तो मेघालय का क्लेम था नहीं, ये मेघालय का हिस्सा है। लगभग ऐसे 12 लैंड डिस्प्यूट पॉइंट्स हैं इसमें मेंशन है, जैसे लांगपी है, ऊपर तारापारी, कजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाइम, मतलब ये पूरे एरिया लिखे हैं जहाँ पे आपके मतलब अलग अलग तरीके से क्लेम हैं दोनों ही स्टेट्स के बीच में। खास तौर से इसमें 6 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे MOU साइन किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप ये मान लो कि एग्रीमेंट के रूप में जो है वो साइन किया गया था। और उसमें जो भी है मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया था। अब इस 12 में से जो 12 एरिया हैं उसमें से लांगपी करके जो वेस्ट गारो हिल्स जो बॉर्डर करता है कामरूप डिस्ट्रिक्ट और असम, ये मेजर फ्लैश पॉइंट है, मतलब मेजर डिस्प्यूट का रीज़न है। जो लांगपी करके जगह है जो कि वेस्ट गारो हिल्स में है, जो कि बॉर्डर करता है कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये मेजर आप कह सकते हैं कि एक फ्लैश पॉइंट है या डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और डिस्प्यूट को रिफ्लेक्ट भी ये रीज़न करता है, कई बार वायलेंस भी देखने को यहाँ पे मिला है। तो लांगपी की अगर बात करोगे तो ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज अ पार्ट ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, बट इंडिपेंडेंस के बाद इसको गारो हिल्स का हिस्सा बना दिया गया। तो समझने का प्रयास करो कि पहले ये क्या था कि ये कामरूप जो डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट मतलब जो आसाम का है उसका हिस्सा ब्रिटिश टाइम पे हुआ करता था, और किसी और नाम से में भी हो, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में इसे जो गारो हिल्स है का हिस्सा बना दिया गया। तो उसमें फिर उनका अलग अलग क्लेम है। मेघालय का ये मानना है कि जो बॉर्डर प्रॉब्लम है लांगपी में, ये आसाम के द्वारा जो है क्रिएट किया गया है, क्योंकि उस रीजन में आसाम ने कुछ पुलिस पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई हैं। जो भी डिस्प्यूट्स है इसको रिजॉल्व करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया गया, जैसे 1983 के अंदर जॉइंट ऑफिशियल कमेटी का गठन आपका किया गया है, और जैसे कमेटी ने कहा कि प्रॉपर सर्वे जो है इस रीजन का किया जाए। फिर एक इंडिपेंडेंट पैनल बाय जस्टिस YV चंद्रचूड़ जो है उनके उसमें 1985 में जो है रखा गया था, ऑल्दो मेघालय ने उस रिपोर्ट को नहीं माना। फिर 1991 में लगभग 100 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो फिर से डिमार्केट की गई थी बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, बट अगेन मेघालय ने कहा ये ठीक नहीं है, उस चीज़ के लिए भी मेघालय एग्री नहीं किया। 2011 में मेघालय असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड कहा कि सेंटर को यहाँ पे इंटरवेंशन जो है करना चाहिए और बाउंड्री कमीशन का गठन होना चाहिए। जो भी डिस्प्यूट एरिया है असम और मेघालय के बीच में, उस डिस्प्यूट को दूर करने का प्रयास करवाना जो चाहिए। एंड इसमें फिर सेंटर ने दोनों स्टेट्स को कहा कि आप एक ऑफिसर दोनों अपॉइंट करें, और फिर वहाँ से जो उसके उन ऑफिसर्स के माध्यम से डिस्कशन आपका हो सकता है डिस्प्यूट का जो है उस पर। 2019 में मेघालय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप सेंटर को डायरेक्ट करें कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, बट इस पिटीशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना नहीं किया, क्योंकि उनका भी ये है कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, वाई दे शुड इंटरफेयर। फिर आपका जनवरी 29 इस साल में असम और मेघालय ने उन्होंने एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन भी पास किया था, लाइक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को साइन आपका
जो है दे हैव साइंड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसमें जो आसाम है, ये प्रीलिम्स में भी यूपीएससी में पूछा हुआ है, आसाम के चीफ मिनिस्टर और मेघालय के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, और उस समय जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे उनका भी प्रेजेंस था। तो प्रयास किया गया कि कुछ ऐसे, जैसे मतलब 6 ऐसे डिस्प्यूटेड सेक्टर हैं, उनको, उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व आपका किया जाए। अब इसमें जैसे बहुत सारे, जैसे फेज़ 1 फेज़ 2, तो फेज़ 1 की चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, फिर अगस्त 22 इस साल के, फिर उसमें फेज़ 2 की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास आपका किया गया कि इस इशू को कहीं ना कहीं रिजॉल्व आपका किया जाए। अब इशू को रिजॉल्व करने के लिए 5 मेजर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया। 5 मेजर प्रिंसिपल्स कौन से हैं ये आप देख लो। एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक लेवल पे कौन सा रीजन किसका था, कल्चरल कंटेक्स्ट को देखना, फिर इथनिसिटी है, जैसे डिफरेंट इथनिक ग्रुप के लोग हैं, इस रीजन में कौन रहते हैं, इस रीजन में कौन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे दोनों अलग अलग स्टेट हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस में जो है क्या स्थिति है, जिससे कि जो भी आसानी से चीज़ों को मैनेज आपका किया जाए, लोगों का सेंटिमेंट किस तरीके से है, फिर उसके बाद नेचुरल बाउंड्रीज को कंसीडर करना, रिवर, स्ट्रीम, रॉक्स जो भी वहाँ प्रेजेंट है। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन लाइक फॉलोड, है ना। तो जैसे अभी ये रिपोर्ट भी 31 तक सबमिट होगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी, तो उस पर वी विल डिस्कस ऑल्सो कि रिपोर्ट में आखिर क्या है। बट एक बैकग्राउंड आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया या कई बार स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, इस पर कई बार प्रश्न जो है वो फ्रेम हो जाता है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि यहाँ पे एक तो मैंने आपको एक मेल आईडी दी है, सौरभ पांडे 456321@gmail.com, और जो मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है उनको मैंने कहा है कि जो रिसिप्ट है वो अटैच करके सेंड करना है, और उसमें जो किताब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं उन सब का आंसर आपको मुझे करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, जो है उसको मुझे मेल करना है आपको, ठीक है। तो जो लोग हिस्सा है मेंटरशिप प्रोग्राम का, ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है, जिससे कि मैं एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन आप लोग के लिए कर सकूं। तो आपको वो रिवर्स मेल आएगा उसमें, और उसमें सबको क्या क्या आपको करना है, चीज़ों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, और उन्हीं सोर्सेस को लेके फिर आपकी प्रॉपर क्लासेस और टारगेट्स और कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। एक लिंक भी मैं प्लान कर रहा हूँ, आपको मिलेगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम 10 तारीख से आपका शुरू है, 10 जनवरी से। बट अभी प्रोसेस में चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो स्टार्टिंग में और अभी एंड में वीडियो के मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे, क्योंकि जिनका आपको मुझे मेल में आंसर देने हैं, ठीक है। और देखो, मेनली हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, उसमें सिंपल सी बात हमें ये देखनी है कि हमें हमारा प्रीलिम्स निकले, प्रीलिम्स के बाद हमारा मेंस निकले, ठीक है। तो उसके मेरे लेवल पे जो प्रयास हो सकता है कि, है ना, कई बार जैसे अब ये ज़माना जब शुरू होगा फरवरी मार्च से, तो वो वीडियो आने शुरू हो जाएंगे कि 3 घंटे में पूरी पॉलिटी, 4 घंटे में पूरी ज्योग्राफी, 5 घंटे में ये, फिर वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के भी टॉपिक्स को कोई स्पीसीज़ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, वहाँ पे भी एक रिसर्च की ज़रूरत होती है। कई टीचर्स अच्छा करते हैं भी, नो डाउट, ऐसा नहीं है, तो वो उनको हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो जो उस टाइप का कंटेंट होता है ना, वायरल कंटेंट, जो शॉर्टकट वाले कंटेंट होता है, उससे हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि, खास तौर से मेरा एम ये रहेगा कि जैसे कुछ जो किताबें हैं वो मैं यूट्यूब में आपको फ्रीली पढ़ाऊँगा। यूट्यूब में क्लासेस शुरू होंगी जिसमें जैसे लक्ष्मीकांत है, अब तरीके होते हैं उसको पढ़ाने के, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन सारा पढ़ा दिया, मतलब तरीके हैं कि किस तरीके से, और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मेरे जो हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उसमें हम लोग जैसे सारी किताबें ऑलमोस्ट हैं उसको कवर होगा, एनसीईआरटी के कुछ पार्ट्स हैं वो भी कवर्ड होंगे, तो इससे ये चीज़ें कवर होंगी। और साथ में जो एडवांस पार्ट है, कुछ क्रैश मतलब करंट अफेयर्स पार्ट है, वो सारी चीज़ें आपकी ऐप में क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी हमारा जो लोग 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा फोकस 2024 में के लिए रखना है। और आपने इतने समय तक मुझे ट्रस्ट किया है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, तो थोड़ा सा और ट्रस्ट करो, 4-5 महीने और ट्रस्ट करो। प्रीलिम्स का रिजल्ट आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा एम भी है, मेरे लिए भी एक जिम्मेदारी का काम है बहुत बड़ा। तो उस पर पूरा फुल फ्लेस्ट करेंगे, और कोशिश रहेगी कि जो लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, प्रोवाइडेड आप मेहनत करते हो, तो सबका प्रीलिम्स जो है वो ज़रूर से क्लियर हो। तो सबके लेवल पे निर्भर करता है, सब किन किन सोर्सेस को फॉलो करते हैं उन पर रहता है, कितनी मेहनत हम करते हैं, डायरेक्शनलेस ना मेहनत करें, ये सब चीज़ों पे निर्भर करता है। तो इससे फिर आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, डिवाइन स्कीम करके है ये, ठीक है, पीएम डिवाइन स्कीम। सो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आपका अनाउंस की गई है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम,
100% सेंट्रल की फंडिंग है। यूनियन बजट 2022-23 में इसको अनाउंस किया गया है और इस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व आपका है एंड अप्रूव किया गया था 2022 के अंदर। और इस स्कीम का इतना लगभग 6,600 करोड़ का आउटले है और ये टाइम पीरियड भी याद रखना 2022-23 से लेकर 2025-26 तक का समय है। इन पे सारा का सारा इस पर फोकस्ड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सोशल वहाँ का सामाजिक विकास कैसे करना है, लाइवलीहुड कैसे यूथ और वुमेन के लिए जनरेट करना है और जो भी विकास से रिलेटेड जो भी गैप्स एग्जिस्ट करते हैं उसको कैसे मीट आपका करना है। तो ये एक मेजर एरिया है जो इस स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है। तो जनरली जैसे ये शॉर्ट फॉर्म ही आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्कीम रिसेंटली न्यूज़ में थी तो ये किससे रिलेटेड है और क्या इसका फोकस एरिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट, एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, फिल द डेवलपमेंट गैप। कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए 3 पॉइंट्स आप बताओ क्यों इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करना चाहे, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो सरकार है उसका क्यों इतना फोकस है। मतलब स्ट्रेटजिक सेंस में आंसर आप जरूर से आईआर के कंटेक्स्ट में देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा गवर्नमेंट एम्स टू सेटअप 17,000 क्रेचेस अक्रॉस इंडिया। क्रेचेस जो हैं वो आपके अक्रॉस इंडिया आपके सेट करने की बात की गई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट किस कंटेक्स्ट में है, इन द सेंस कि जब हम वुमेन के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ये जो क्रिचर्स होते हैं इसमें बेसिकली जैसे हम अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन का इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक बेसिक एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जैसे जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किया जाए जहाँ पे जब वुमेन वर्क कर रही हैं तो उस जगह पे वो बच्चे रह सकें, अपना जो भी एक्टिविटीज़ है उनको कर सकें। तो उसके लिए ये कदम इम्पॉर्टेंट बन जाता है और यहाँ पे ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप ये स्कीम है और इस स्कीम का नाम पालना स्कीम है। और पालना स्कीम है जो भी क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज़ हैं उसको कैसे इम्प्रूव आपका किया जाए, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे फोकस करना, जो बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मानसिक लेवल पे कैसे उनको डेवलप किया जा सकता है, उनका सामाजिक आर्थिक जो है उनका उसको किस तरीके से हम विकास कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो भी यहाँ पे फैक्ट ये याद रखना चाहिए कि ये सब फैसिलिटी चाहे वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर कोई भी हो, उसमें ये जो क्रच फैसिलिटी है उसको डेवलप किया जाएगा। इस पर फोकस आपका किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। ये इकोनॉमी का पेज है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, थोड़ा सा आप ध्यान से समझें इस बात को कि देखो एक आर्टिकल टेलीकॉम वाले से रिलेटेड है, उसको हमने ऑलरेडी अभी कल या परसों में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, वो रिपीटेड है। अब उसमें उन्होंने अपना ओपिनियन दुनिया भर का दिया है तो वो हमें इतना ध्यान नहीं रखना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हर चीज़ के प्रति नहीं होते हैं। मैंने प्रोविजंस आपको सारे बता दिए हैं कि टेलीकॉम वाला जो बिल है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं और कुछ उसके कंसर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उससे ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए। अब उसमें देखो आर्टिकल्स आते रहेंगे, ये ख़राब है वो ख़राब है, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, इतना क्रिटिकल नहीं होना है। ठीक है, वो जो लिख रहे हैं तो क्योंकि उनको और मतलब कई सारे हमारे पास रीडर्स होते हैं, सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है न्यूज़पेपर में, तो हमें एज आ एस्पिरेंट के रूप में हमें ये देखना है कि अच्छा कोई भी बिल है उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसके कंसर्न क्या है, उसके वे फॉरवर्ड क्या है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बार बार उसी आर्टिकल के नोट्स हमें नहीं बनाने, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा जैसे मैंने आपको कहा कि अभी 1-2-3 दिन के अंदर जरूर से अभी जो रिसेंट जो आपके बिल्स पास हुए हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, तो उस पर भी जरूर से आर्टिकल आएगा जिसमें डिटेल सारे प्रोविजंस एक्सप्लेन हो गए। मे बी कल ही आ जाए, संडे को ही आ जाए, ऑल्दो संडे का सेशन हमारा थोड़ा लेट होता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी आपके ये टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे ये बिल्स हैं, इस पर हमने 1-1.5-2 महीने पहले भी बहुत डिस्कशन कर रखा है, क्योंकि डिस्कशन जब होता है तो उसमें सारे प्रोविजंस और सारी चीज़ें आती हैं, उस पर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लेकिन मुझे है कि कल आएगा और फिर हम कल डिटेल में उसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इधर उधर आता रहेगा तो वो इतना हेल्पफुल नहीं है कि मतलब कहीं कुछ आ रहा है, 4 लाइन कभी आ गई, 5 लाइन कभी आ गई, अब उसको हम थोड़ा थोड़ा लिखते रहें। इससे बेटर थोड़ा दिन वेट कर लो, 2-3 दिन का, अपने आप पूरा आर्टिकल आ जाएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। देखो इसको मतलब जो कंटेंट है उसको डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझने का प्रयास करो, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि डिजिटल रिवोल्यूशन है, या जो 21वीं सदी है 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा है, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, हैवी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने डिस्कस भी किया है।
कोई भी देश वो उसका वर्चस्व तभी बना रहेगा, वर्ल्ड ऑर्डर में डोमिनेंट वही देश होगा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, किसी भी एरिया में आप चले जाएं, वहाँ पे इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लो, चाहे जैसे मान लो रेयर अर्थ एलिमेंट से कुछ मैग्नेट्स बनाए जाते हैं तो उनकी बात कर लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो अगर सपोज करो चाइना ना प्रोवाइड करे, या तो आप अल्टरनेटिव डेवलप करो, और अगर आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है तो फिर आपकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बनी रहेगी, और चाइना आपको देने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस और यूरोप और चाइना, इनके बीच में थोड़ा रिश्ते इतने बढ़िया तरीके से नहीं है, वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, कौन आगे जाए कौन पीछे रह जाए, जो भी है। लेकिन यहाँ पे एम चाइना ये है कि अगर हम इसकी सप्लाई रोकेंगे तो इनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सपना है वो भी डिले होगा। यूएस ने की पॉलिसी में भी उन्होंने फोकस किया है कि वो अल्टरनेटिव डेवलप करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो इस पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं, और इसके कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, चाइना का जो वर्ल्ड का जो टॉप प्रोसेसर्स है रेयर अर्थ का, उसने टेक्नोलॉजी को भी बैन किया है टू एक्सट्रैक्ट एंड सेपरेट द स्ट्रेटजिक मेटल। तो जो वर्ल्ड के टॉप प्रोसेसर है, मतलब जैसे अब ये रेयर अर्थ ऐसे नहीं कि एकदम भंडार का भंडार आपको मिल जाए, किसी में प्रेजेंट है वहाँ से आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ जो है उन एलिमेंट्स या मेटल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया है जिसे वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा ये एक्सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड देखो, टेक्नोलॉजी तो बनाया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। और इन्होंने बैन किया एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द रेयर अर्थ मेटल्स एंड अलॉय मटेरियल्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी टू प्रिपेयर सम रेयर अर्थ मैग्नेट। तो इस चीज़ को समझना, इन्होंने अभी जो बैनिंग की है वो क्या की है, जिस जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, मान लो ये पेन है और इस पेन के ऊपरी हिस्से में रेयर अर्थ है, पूरा तो कुछ भी नहीं, बाकी इसमें रेयर अर्थ है एलिमेंट है, तो एग्जाम्पल है, ठीक है, असली में नहीं है। तो उस किस टेक्नोलॉजी से इसको बाहर निकालोगे, वो चाइना के पास है, तो वो कह रहा अभी हम नहीं देंगे, और उसको थोड़ा सा कर रहा है। क्योंकि देखो, इवन आप अगर आप रिसोर्स आपको मिल भी जाते हैं, बट टेक्नोलॉजी बनाने में टाइम लगेगा और चाइना देने को तैयार नहीं होता है। एक एग्जांपल ये भी है कि रेयर अर्थ मैग्नेट है, इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इस मैग्नेट को भी बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना प्रोवाइड नहीं करेगा। तो चाइना लगभग 90% ग्लोबल रिफाइंड, जो जैसे मान लो जो रॉ मटेरियल उससे रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइनिंग करना, तो 90% अकाउंट मतलब कौन करता है, वो चाइना के पास ही है। सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 17 हैं, 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। इसमें 15 लैंथेनाइट्स हैं ऑन द पीरियोडिक टेबल, प्लस स्कैंडियम है और एट्रियम है, टोटल 17। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना तो उसमें 15 लैंथेनाइट्स आ जाते हैं और एक स्कैंडियम और एट्रियम करके आ जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एसेंशियल पार्ट हैं कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को बनाने के लिए, कई कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं है ना, जैसे सेलुलर टेलीफोन, कंप्यूटर, ड्राई इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड व्हीकल्स, फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न, डिफेंस एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल। अब खुद सोचो, इनमें सब के लिए आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की या की ज़रूरत आपकी जो है काफ़ी अधिक आपकी पड़ेगी। एंड ये भी कहा गया कि देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तो जैसे मान लो सपोज करो एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, इस पेन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप लिखोगे। तो भले इसमें ये कहना है कि कोई भी जो डिवाइस बनेगा रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल करेगा, तो भले वॉल्यूम या वेट में कम हो, बट उस मशीन के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। जैसे रेयर अर्थ से रिलेटेड जो मैग्नेट है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट से बनता है और इसमें बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। लेकिन उस रेयर अर्थ एलिमेंट से बने हुए मैग्नेट के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट, अदरवाइज वो वर्क आपका अदरवाइज इट वोंट वर्क। फिर जैसे 1993 में 38% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है रेयर अर्थ एलिमेंट का, वो चाइना का था। फिर धीरे धीरे आप देखो ये तेज़ी से और बढ़ने लग गया। अब नए नए भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्राज़ील, कनाडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड। कमेंट सेक्शन में बताओ, इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट किस जगह पे लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करने का पोटेंशियल है। पहले हमने कई बार डिस्कस किया है, एक बार चेक कर लेना अपने नोट्स में। तो देखो, अलग अलग सोर्सेस आ रहे हैं। चाइना को इस चीज़ का है, पहले तो लोग ये सोचते थे कि ठीक है, टेक्नोलॉजी भी इन्हीं का है, चाइना एक्सपोर्ट भी कर रहा है तो इन्हीं का यूज़ कर लेता है। अब चाइना सोच रहा है कि यार मैं ही यूज़ कर लूँ, और दूसरी जगह अगर मान लो रेयर अर्थ एलिमेंट है तो उसमें अभी
अगर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो थोड़ा डिले होगा, ये भी एक है। 2008 में चाइना 90% वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका है, और 97% वर्ल्ड का प्रोडक्शन 2011 के अंदर, आप खुद देख सकते हो। और देखो इसमें ये भी है कि यहाँ पे चाइना थोड़ा लिमिट करने भी लग गया है, ख़ास तौर से कि दूसरी कंपनियाँ आके हमारे देश में एक्सट्रैक्ट करके और एक्सपोर्ट ना करे, चाइना के ही लिए बेनिफिट हो। और इसमें एक कंसेप्ट भी बहुत आप कह सकते हैं कि एक हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। वेपनाइजेशन भी एक बड़ा इशू है। वेपनाइजेशन का मतलब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम पर निर्भर है और उसको देने से मना कर दें, नहीं नहीं हम नहीं देंगे, या इस टाइप का कुछ वो कर दें, है ना। तो इसे और देंगे तभी जब वो कहेंगे कि हमारे इस इंटरेस्ट को आप इस्टेब्लिश करो, तो इसे हम वेपनाइजेशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो हमने ये 4 टॉपिक्स आज के लिए जो एग्जाम में है के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 8 टॉपिक मैंने 5M सीरीज़ में डिस्कस किया है, तो 12 टॉपिक्स आगे हो गए। जनरली मेरे 16-17 टॉपिक्स दिन के होते हैं, 16-17 टॉपिक्स बहुत होते हैं। 5AM सीरीज़ को सीरियसली लें, 24 की तैयारी करें, 25 की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से आप लोग सीरियसली लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, जहां मौका मिले तो शेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान रखें। कोई आज ऐसे टॉपिक, निबंध टॉपिक का देख लो, बी योरसेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। तो ये है, कोई डाउट है इस नंबर में आप मुझे रीच कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे जो है रीच कर सकते हैं, 9057921649। मैसेज करना है, ठीक है, कॉल नहीं करना है। ये मैंने आपको बोला है कि मेंटरशिप प्रोग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करनी है। मेल करना saurabpande456321@gmail.com में। इसके हिसाब से मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा और फिर हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे 10 तारीख से। तो ये सारी चीज़ें, सब कुछ मुझे आपको इसका आंसर एक एक करके बताना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, बस डैश डैश लगा दी कि आप किन किन सोर्सेस को आपने पढ़ा है। तो जो भी है उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी 20% ऑफ है, मैंने कर दिया है। इसका जो टेस्ट सीरीज़ है इसके लिए एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट जो है उसका रिजल्ट 9th टेस्ट का डाल दिया है, आप लोग देख लो। मैंक आई थिंक उन्होंने टॉप किया है, तो मैंक को भी कॉन्ग्रेट्स। और 10th टेस्ट कल संडे को शेड्यूल्ड है, 20% ऑफ है। टोटल 50 टेस्ट हैं, 10 टेस्ट हमारे हो गए हैं। इसमें पूरी रेगुलरिटी है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है। रिवीजन PDF भी साथ साथ में मैं डाल रहा हूँ, तो रिवीजन PDF भी आप देख लो। टोटल 50 टेस्ट है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है सब कुछ, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आपका है, साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम का मैंने आपको बता ही दिया है। और ये सारी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर रहेंगी। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।